सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दिस न्यू वीडियो। सो आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन इन सिक्किम। ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और बहुत सा इजी टॉपिक है, बहुत अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा। तो चलिए आज के इस टॉपिक को बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं। अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई यूट्यूब चैनल। सो लेट्स बिगिन द वीडियो। सो सबसे पहले हम बात करते हैं पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन इन सिक्किम। तो सबसे पहले हमें पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन को समझने से पहले हमें क्या करना पड़ेगा, हमें समझना पड़ेगा। रुको, क्या हो रहा है? ठीक है। पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन को समझने से पहले सिक्किम की सबसे पहले हमें समझना पड़ेगा कि अलोन पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन का क्या मतलब होता है। ठीक है, क्या होता है पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन। ठीक है, तो ये चीज़ समझनी पड़ेगी। तो क्या होता है, यहाँ पे एक डेफिनेशन लिखी है कि पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन सिंपली मीन्स दैट अ पर्सन इज पार्टिसिपेटिंग इन द पॉलिटिकल प्रोसेस बाय मेकिंग हिज और हर ओपिनियन एंड नो बिलीव्स नोन। पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन का ये मतलब होता है सिंपली कि एक ऐसा पर्सन जो कि क्या करता है, पॉलिटिकल प्रोसेस में पार्टिसिपेट करता है, अपने ओपिनियन को देके, अपने बिलीव्स को देके। ठीक है, अपने उसके अपने ओपिनियंस होते हैं, कुछ अपने बिलीव्स होते हैं, और वो फिर क्या करता है, पॉलिटिकल प्रोसेस में पार्टिसिपेट करता है। उसी को हम बोलते हैं पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन। ठीक है, और आपको पता है कि जो पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन है वो आज के टाइम पे बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। खासकर डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में जो है पॉलिटिकल पीपल्स की पार्टिसिपेशन होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, अगर हम सोशल साइंसेज में देखेंगे तो पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन जो है उसको ऑफन यूज़ किया जाता है डिस्क्राइब करने के लिए कि ये क्या है, एक एक्शन लिया जा रहा है सिटीजन्स के द्वारा ताकि वो जो भी पॉलिटिकल इश्यूज़ लोगों को आ रहे हैं उनको इन्फ्लुएंस कर सके, गवर्नमेंट तक बता पाएँ कि ये उनको इश्यूज़ आ रहे हैं और कैसे गवर्नमेंट उनको फिर सॉल्व करेगी। जब तक पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन नहीं होगा लोगों का, लोग पार्टिसिपेट नहीं करेंगे पॉलिटिकल प्रोसेस में, तब तक गवर्नमेंट को कैसे पता चलेगा कि सिटीजन्स को क्या क्या प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ रही हैं। ठीक है, तो इसीलिए पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन का कंसेप्ट हो जाता है इंपॉर्टेंट। उसके बाद पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन का क्या मतलब होता है कि पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन डेमोक्रेसी में एक सिटीजन्स को एक अपॉर्चुनिटी देती है कि उनको जो भी प्रॉब्लम्स है वो गवर्नमेंट से डायरेक्टली कम्युनिकेट कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं अपने मैसेजेस को, गवर्नमेंट तक अपनी इंफॉर्मेशन को पहुंचा सकते हैं, जो भी उनको कंसर्न्स आ रहे हैं, जो भी उनके इश्यूज़ हैं, जो भी प्रॉब्लम्स हैं जो उनको फेस करनी पड़ रही है, और ये गवर्नमेंट को जो है प्रेशराइज्ड कर सकते हैं कि हमें इन चीज़ों का जवाब दो कि क्यों हमें ये चीज़ें फेस करनी पड़ रही हैं। ठीक है, तो ये पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन है। अब पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन एक इंडिस्पेंसिबल फीचर है डेमोक्रेसी का और आज के पॉलिटिकल सिस्टम के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, अब अगर हम बात करेंगे कि यहाँ पे लोग जो है कम होते हैं ना, यहाँ पे फ्यू लोगों की बहुत कम लोग जो है पॉलिटिकल में पार्टिसिपेट करते हैं, वहाँ पे जो है बहुत ही कम डेमोक्रेसी होती है। यहाँ पे मैक्सिमम पार्टिसिपेशन होगा लोगों का, वहाँ पे जो है मोर डेमोक्रेसी होगी। जहाँ पे लेस पार्टिसिपेशन होगा लोगों का, वहाँ पे लिटिल डेमोक्रेसी होगी। ठीक है, आए समझ? अब अगर हम बात करें तो पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन की जो हिस्ट्री है वो हमने एंशेंट रोम से ली हुई है। यहाँ पे लिखा हुआ है ये पार्टी कहाँ से ली हुई है, हमने एंशेंट रोम से। ठीक है, उसके बाद जो पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन है, ठीक है, पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन का मतलब आपको अब मेरे को लग रहा है मैंने 10 बार बोल दिया कि क्लियर हो गया होगा कि एक एक्टिव रोल होना सिटीजन्स का पॉलिटिकल लाइफ, एक पॉलिटिकल प्रोसेस में जब जो लोग पार्टिसिपेट करते हैं, अपने ओपिनियंस, अपने व्यूज़ को देके और अपनी प्रॉब्लम्स डायरेक्टली कम्युनिकेट करते हैं गवर्नमेंट के साथ, अपने इश्यूज़ प्रॉब्लम्स बताते हैं और उनसे क्या करते हैं, वो गवर्नमेंट को प्रेशराइज करते हैं कि हमें इस चीज़ का रिस्पॉन्ड दो, वही होती है पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन। ठीक है, अब यहाँ पे पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन का थोड़ा सा और भी मीनिंग लिखा हुआ है, ये आप चाहो तो अपने आंसर में इनकलकेट कर सकते हो, वरना आपको इनकलकेट करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ऊपर की जो 2-3 पैराग्राफ्स हैं आप उनसे ही सेटिस्फाई करके लिख सकते हो। क्योंकि आपके सिलेबस में सिक्किम की पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन है तो आपको जो है ज़्यादा जो है सिक्किम के बारे में लिखना है। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाओ सिक्किम के पैराग्राफ में। अब क्या होता है कि सिक्किम आपको पता है एक माउंटेनियस स्टेट है। अब सिक्किम जो है, अगर आप जो है जब भी सिक्किम करोगे तो मैप पे लोकेशन देख लेना सिक्किम कहाँ पे है। यहाँ पे भी मैं जो हूँ मैप आपको दिखा देती हूँ। तो यहाँ पे देखो सिक्किम की लोकेशन मैं दिखा देती हूँ, मुझे पता था आपको कहाँ इतना टाइम होगा कि आप सिक्किम की लोकेशन आके देखो, चलो मैं ही दिखा देती हूँ। ये यहाँ पे सिक्किम है। ठीक है, पिंक कलर का जो है
ये सिक्किम है। उसके साथ साथ ये किसके साथ अपनी बाउंड्री शेयर कर रहा है, देखो इस साइड भूटान से शेयर कर रहा है, यहाँ पे चाइना के साथ भी ये शेयर कर रहा है, नेपाल के साथ भी इसकी बाउंड्री शेयर हो रही है, और ये वेस्ट बंगाल के साथ भी जो है, ये ग्रीन वाला हिस्सा वेस्ट बंगाल के साथ भी अपनी बाउंड्री को शेयर कर रहा है। ठीक है, तो बहुत से रीजंस के साथ जो है सिक्किम की बाउंड्री शेयर हो रही है। तो ये जो है मैंने दिखा दिया आपको कितनी स्टेट्स के साथ, कंट्रीज़ के साथ बाउंड्री शेयर कर रहा है। ठीक है, उसके बाद आपको पता है कि जो सिक्किम है वो सिक्किम जो है यहाँ पे सबसे पहले जो है उसमें एक इंडिपेंडेंट किंगडम हुआ करता था, जिसने कम से कम भी उसमें 330 ईयर्स तक रूल किया, जिस डायनेस्टी का नाम क्या है, नमग्याल डायनेस्टी जो थी सिक्किम पे रूल किया करती थी। ठीक है, बट होता क्या है बाद में कि जो 1890 में सिक्किम जो है वो प्रोटेक्टोरेट बन जाता है ब्रिटिश गवर्नमेंट का, क्योंकि इंडिया में ब्रिटिश गवर्नमेंट थी, उनका प्रोटेक्टोरेट बन जाता है, और यहाँ पे फर्स्ट पॉलिटिकल ऑफिसर आता है जेसी वाइट 1887 में। उसके बाद जब इंडिया आज़ाद हो जाता है अब ब्रिटिशर से, तो उसके बाद ये सिक्किम जो है प्रोटेक्टोरेट बन जाता है इंडिया का। ठीक है, और ये 1950 तक प्रोटेक्टोरेट रहता है इंडिया का। ठीक है, पर होता क्या है कि 5 दिसंबर 1950 में इंडिया एक ट्रीटी साइन करता है सिक्किम के साथ, जिसको हम बोलते हैं इंडो सिक्किम ट्रीटी, फ्रेंडशिप ट्रीटी 1950 में साइन होती है। और इसके अंदर क्या बोला जाता है कि सिक्किम अभी जो प्रोटेक्टोरेट था पहले इंडिया का, अब ये प्रोटेक्टोरेट नहीं रहेगा। इस ट्रीटी के अकॉर्डिंग क्या बोला गया कि जो भी मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ठीक है, यहाँ पे ये लाइन आपको पढ़ी नहीं जा रही है, मैं थोड़ा सा आपको बता देती हूँ पढ़ के क्या लिखा हुआ है यहाँ पे लिखा हुआ है जो भी मतलब सिक्योरिटी, यहाँ तक आपको पढ़ा जा रहा है ना, एट द रिस्पॉन्सिबिलिटी रिगार्डिंग डिफेंस एंड सिक्योरिटी ऑफ सिक्किम वॉज वेस्टेड इन द हैंड्स ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, यहाँ पे यही लिखा हुआ है कि जो डिफेंस और सिक्योरिटी है सिक्किम की, जब इनकी ये ट्रीटी साइन होती है तो जो डिफेंस और सिक्योरिटी है सिक्किम की वो किसके हाथ में रहेगी, अब गवर्नमेंट इंडिया के हाथ में रहेगी। और अब सिक्किम जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के थोड़े से कंट्रोल में आ गए यहाँ पे। ठीक है, और जितने भी एक्सटर्नल अफेयर्स होंगे सिक्किम के वो भी इंडिया ही देखेगा। ठीक है, बट 1975 में क्या होता है, सिक्किम जो है इंडिया के साथ ही मर्ज हो जाता है और 22nd स्टेट बनती है, और इसके साथ जो नमग्याल डायनेस्टी है उसका एंड हो जाता है सिक्किम में, और जो है डेमोक्रेसी को सिक्किम में इंट्रोड्यूस कर दिया जाता है। अब जैसे ही डेमोक्रेटिक इलेक्शंस होंगे सिक्किम में, तो यहाँ पे देखो अब फर्स्ट इलेक्शन होंगे सिक्किम में। ठीक है, अब फर्स्ट जनरल इलेक्शन होंगे सिक्किम लेजिस्लेटिव असेंबली के अक्टूबर 1979 में, और यहाँ पे 7 पॉलिटिकल पार्टीज और इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स क्या करेंगे, सिक्किम में इलेक्शंस को कंटेस्ट करेंगे। ठीक है, अब जो पार्टी जीती है उसका नाम था सिक्किम जनता परिषद। ठीक है, सिक्किम जनता परिषद पार्टी जीती है, और इसके जो चीफ लीडर थे, इनको हेड कौन कर रहा था, नार बहादुर बांदरी। ठीक है, तो बंदारी इसको जो है लीड कर रहे थे, बट अभी पार्टी ने जो था अपना टर्म कंप्लीट नहीं किया हुआ था, तो गवर्नमेंट पहले ही डिसमिस कर दी गई गवर्नर के द्वारा 11 मई 1984 में अंडर आर्टिकल 164 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। ठीक है, अब जो बंदारी थे उन पे करप्शन चार्जेस लग गए। ठीक है, करप्शन चार्जेस लग गए, और यहाँ पे इनके साथ साथ जो 13 और लेजिस्लेटर्स थे उनके अगेंस्ट भी करप्शन चार्जेस लग गए, और इनके अगेंस्ट क्या हो गया, लैक ऑफ कॉन्फिडेंस मोशन जो है पास हो गया। ठीक है, अब देखो आगे की कहानी सुनो। अब जब ये जो बांदारी थे, ठीक है, बंदारी जिनका नाम था, अब ये जो थे इनको करप्शन चार्जेस लगे और इनको डिसमिस कर दिया। अब यहाँ पे इनकी जगह पे आगे बीवी गुरुंग जो है ये चीफ मिनिस्टर बन गए सिक्किम के। बट ये जो सिक्किम के जब चीफ मिनिस्टर बने तो उस टाइम पे इनकी जो गवर्नमेंट थी वो खाली 13 दिन ही चली। ठीक है, अब क्या होता है कि इनकी जो गवर्नमेंट थी वो 13 दिन चलती है, इसके बाद क्या होता है, फेलियर हो जाती है कॉन्स्टिट्यूशन मशीनरी, और सिक्किम जो है प्रेसिडेंट रूल के अंदर आ जाता है। अब बंदारी जो है एक न्यू पॉलिटिकल पार्टी लेके आ जाते हैं अपनी सिक्किम संग्राम परिषद, और फिर से ये पावर में आ जाते हैं 11 मार्च 1985 में, और इनको 32 में से 30 सीट्स जो है जीतते हैं, और ये एक सिंगल पार्टी बन जाती है स्टेट की जो कि डोमिनेटेड थी उस टाइम पे। तो अब जो इलेक्शन रिजल्ट था वो एसएसपी के फेवर में जाता है, और अगली बार जो है ये जो है 32 सीट्स को विन कर देते हैं। अब एसएसपी जो है
3 कॉन्जिक्यूटिव ईयर्स तक, ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ है ना 3 कॉन्जिक्यूटिव ईयर्स तक जो है कंटिन्यूसली पावर में रहती है सिक्किम में, ठीक है। अब क्या होता है, जब 1989 में बंदारी जो है, जो पहले थे अब वो थोड़े से डिफरेंट हो गए, क्योंकि पहले जो थे अब ये बहुत ज़्यादा पावरफुल हो गए थे, कॉन्फिडेंट हो गए थे, क्योंकि इन्होंने 3 कॉन्जिक्यूटिव ईयर्स तक अपनी इलेक्शन जीती, ठीक है, और ये बहुत कॉन्फिडेंट हो गए और कुछ अथॉरिटेटिव और ऑटोक्रेटिक हो गए। अब ये क्या चाहते थे, ये चाहते थे कि जितने भी लोग हैं वो सारे मुझे सबमिट करें अपने आप को, और कोई भी जो भी आउटसाइड से पार्टी से कोई भी मुझे मतलब मैं कोई भी क्रिटिसिज्म को टॉलरेट नहीं करूँगा, ठीक है। अब यहाँ पे इन्होंने राइट टू प्रेस को कर्टेल करना स्टार्ट कर दिया, लोगों को थ्रेट्स देना स्टार्ट कर दिए, प्रेस और मीडिया पे जो है सेंसरशिप लगाना शुरू कर दी, और यहाँ पे फोर्सेस और कमांडोज का इन्होंने यूज़ किया स्टेट की अपोजिशन को अप्रेस करने के लिए। तो इसकी वजह से लोगों ने इनको वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस पास कर दिया इनके अगेंस्ट 1994 में, ठीक है, और इनको क्या करना पड़ा, रिज़ाइन करना पड़ा गवर्नमेंट से, ठीक है। अब जो सचिन लिम्बो, अब ये थोड़े नाम अटपटे हैं बट आप कर लेना इनको क्योंकि इंपॉर्टेंट है। अब ये जो सचिन मन लिम्बो है, ठीक है, ये चीफ मिनिस्टर बन गया सिक्किम के 18 मई 1994 को, और इन्होंने जो है 6 महीने गवर्नमेंट चलाई, और उसके बाद जो है दोबारा जो है इलेक्शन हुए सिक्किम में 1994 में। अब यहाँ पे कुछ लाइंस है जो आपको समझ में नहीं आएंगी, मैं बोल रही हूँ तो आप अपने नोट्स में इनकॉर्पोरेट कर लेना, ठीक है। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, ऑन 1993 ए न्यू पॉलिटिकल पार्टी वॉज फॉर्म्ड अंडर द लीडरशिप ऑफ पवन कुमार चामलिंग एंड द पार्टी कॉल्ड सिक्किम डेमोक्रेटिक फ्रंट। अब एक न्यू पार्टी बनती है जिसका नाम था सिक्किम डेमोक्रेटिक फ्रंट, ठीक है। अब चामलिंग जो थे, चामलिंग वॉज द मिनिस्टर ऑफ, हाँ, चामलिंग जो थे वो क्या थे, जो बंदारी गवर्नमेंट के ये क्या थे, मिनिस्टर थे, बंदारी की गवर्नमेंट में ही ये मिनिस्टर थे। अब चामलिंग को पार्टी से निकाल दिया गया था, और 16 जून 1992 को इनको अपनी जो है कैबिनेट से निकाल दिया गया था, और इसको डिसमिस किया था किस ग्राउंड में, कि ये क्या कर रहे थे, जो चामलिंग थे ये रूलिंग पार्टी को डायरेक्टली अपोज कर रहे थे, ठीक है, जो भी एंटी गवर्नमेंट एक्टिविटीज़ कर रही थी ये गवर्नमेंट, इसलिए अब क्या होता है कि गवर्नमेंट को जो है डिसमिस किया जाता है। डिसमिसल फ्रॉम द गवर्नमेंट वॉज लाइक ब्लेसिंग फॉर द चामलिंग। अब क्या होता है, जब इनको इनके कैबिनेट से निकाला गया तो वो एक ब्लेसिंग की तरह था, ठीक है। अब मेन इसने चामलिंग ने अपनी एक पार्टी बना दी जिसको सिक्किम डेमोक्रेटिक फ्रंट के नाम से जाना जाता है। अब मेन ऑब्जेक्टिव क्या था एसडीएफ का, ये सिक्किम डेमोक्रेटिक फ्रंट का, कि लोगों के अगेंस्ट जो है जो भी एंटी पीपल पॉलिसीज़ बनाई जा रही हैं एसएसपी गवर्नमेंट के द्वारा, उनके अगेंस्ट लड़ना, और जो प्रो पॉलिसी प्रोग्राम्स हैं उनको इम्प्लीमेंट करना, ठीक है। उसके बाद क्या था कि जो फर्स्ट प्रायोरिटी थी चामलिंग पॉलिटिकल एजेंडा की, पहले जो चामलिंग को इसने कैबिनेट से निकाल दिया था, किसने, बंदारी ने, तो वो चाहता था कि पहले जो मेरी लॉस्ट आइडेंटिटी है सिक्किमीज पीपल के सामने, पहले उसको रिस्टोर कर देता हूँ, और उसके बाद जो इकोनॉमिक और पॉलिटिकल डेवलपमेंट है ओबीसीज की जो सिक्किम में रहते हैं उनकी ये करूँगा, ठीक है। उसके बाद ये जो है अलोन अपोजिशन पार्टी थी इस टाइम पे एसएसपी की। अब जो एसडीएफ पार्टी है सिक्किम डेमोक्रेटिक फ्रंट, इसको जो है 19 सीट्स मिल जाती हैं 32 में से 1994 के इलेक्शन में, और चामलिंग जो है अपने ऑफिस को होल्ड करता है 1994 से लेके 2019 तक, ठीक है। देखो कितना लंबा टाइम पीरियड इसका चला है। उसके बाद ये लास्ट पैराग्राफ है। अब क्या होता है 2000 के इलेक्शन में एक और जो है न्यू लीडर आ जाता है जिसका नाम था प्रेम सिंह तामंग। प्रेम सिंह तामंग जो था ये एक न्यू आइडियोलॉजी के साथ, बट ये मिनिस्टर किसका था, एसडीएफ गवर्नमेंट का, जो ऊपर पढ़ी हमने, ठीक है। एसडीएफ गवर्नमेंट का लीडर था, ये एक न्यू आइडियोलॉजी के साथ सामने आता है सभी के सामने, और ये क्या करता है एसडीएफ गवर्नमेंट को बहुत से ग्राउंड्स में अपोज करना स्टार्ट कर देता है, और एक अपनी न्यू पॉलिटिकल पार्टी बनाता है जिसका नाम था सिक्किम क्रांतिकारी मोर्चा। अब सिक्किम क्रांतिकारी मोर्चा क्या बोलता है कि जो एसडीएफ पॉलिसीज़ हैं वो लोगों के इंटरेस्ट के लिए नहीं है, और ये लोगों की बेसिक नेसेसिटी को फुलफिल नहीं कर पा रहे हैं, जैसे हेल्थ हो गया, एजुकेशन, एम्प्लॉयमेंट के सेक्टर में भी ये कुछ काम नहीं कर रही हैं। उसके बाद बोलता है इन स्पाइट ऑफ बीइंग द मेंबर ऑफ एसडीएफ, ये जो था ये पर्सन जो था एसडीएफ का ही मेंबर था, बट फिर भी ये जो है डिफरेंट पॉलिसीज़ को अपोज करता है एसडीएफ गवर्नमेंट की, ठीक है। स्टेट असेंबलीज में बहुत टाइम
अब SKM सिक्किम क्रांतिकारी मोर्चा जो है उसको बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिलती है लोगों से, जिसकी वजह से 2014 में इसको 10 सीटें मिल जाती हैं। बट जैसे ही टाइम होते हैं, विद द पैसेज ऑफ टाइम, सिक्किम क्रांतिकारी मोर्चा जो है बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो जाती है एक पार्टी सिक्किम में, और ये अपनी आइडियोलॉजी को डिलीवर करती है और लोग इसकी आइडियोलॉजी को पसंद करते हैं। ये कैसे बताती है कि कैसे हम जो है लोगों की बेटरमेंट के लिए काम करेंगे, जिसकी वजह से सिक्किम क्रांतिकारी मोर्चा 2019 में 17 सीटों के साथ अपनी जो है गवर्नमेंट एस्टैब्लिश कर देती है सिक्किम में। आई होप आपको आज का एनालिसिस पसंद आया। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। आज की वीडियो थोड़ी सी लेंथी हो गई है, तो चलते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।